हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री। आज से हम स्टार्ट करें नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का और थोड़ा हार्ड भी है क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस का पार्ट है ये। तो ये जो है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें हमें क्या क्या देखना है। इसमें हमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, फिर रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद होगा मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, उसके बाद होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, कोलिजन थ्योरी देखनी है हमें बायोमोलिकुलर रिएक्शन की, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन द रिएक्शन रेट देखना है एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हमें सब बात करनी है केमिकल रिएक्शन के रेट की। तो केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, उनके रेट कैसे होते हैं, ये सारी बात करेंगे हम। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हमें थेरीज भी देखने। तो आज का फर्स्ट लेक्चर है, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और उसके साथ देखेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इंट्रोडक्शन में। कैन यू रिकॉल, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 120 पे दिए ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टिकल साइज ऑन द रिएक्टिंग सॉलिड ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो पार्टिकल की साइज होती है रिएक्टिंग सॉलिड की, उसकी साइज क्या रिएक्शन के रेट को या रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, मतलब इफेक्ट कर सकती है, रेट कम ज़्यादा कर सकती है, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर, जितना स्मॉलर साइज होगा पार्टिकल का, कौन से पार्टिकल का, जो रिएक्टिंग मिक्सचर होगा, उतना क्या होगा, ग्रेटर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर पार्टिकल स्मॉल है तो पार्टिकल का क्या है, बहुत ज़्यादा एरिया क्या मिलता है रिएक्टेंट को एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने के लिए मिलता है। अगर बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल है सपोज ऐसा, तो इसका इतना ही एरिया मिलेगा। वही इसको अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल में, तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन क्या हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा इजीली हो सकती है। इसीलिए क्या होगा, जितना पार्टिकल का साइज स्मॉलर होगा उतना रिएक्शन का रेट क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब जो साइज होगा, साइज किसका, रिएक्टिंग मिक्सचर का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है, मतलब जितना साइज क्या होगा, स्मॉल साइज लिख रही हूँ मैं, स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना स्मॉलर साइज इंक्रीज होगा उतना रेट रिएक्शन का क्या होगा, ग्रेटर होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर पार्टिकल स्मॉल साइज में डिवाइड होता है तो बहुत ज़्यादा एरिया क्या मिलता है रिएक्टेंट का रिएक्शन के लिए, इसलिए रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, फास्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन है वही पे से, पेज नंबर 120 पे से, वाई इज फाइनली डिवाइडेड निकेल यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ऑयल का जब हाइड्रोजनेशन होता है तब फाइनली डिवाइड निकेल को यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, फाइनली डिवाइडेड जो निकेल होगा वो क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया क्या होगा, अवेलेबल होगा। जितने पार्टिकल को आप डिवाइड करोगे उतना क्या है, उसका एरिया क्या होगा, ओपन हो जाएगा फॉर द रिएक्शन पर्पज। ओके, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर द एडसॉर्प्शन, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना एडसॉर्प्शन का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। हेंस यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में क्या किया जाएगा, फाइनली डिवाइडेड निकेल क्या है, यूज़ होगा। क्योंकि जितना पार्टिकल को आप फाइनली डिवाइड करते हो उतना उसका लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल होता है फॉर रिएक्शन। जितना सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतना ग्रेटर क्या होता है, उसका रिएक्शन में एडसॉर्प्शन होता है। और इसी वजह से हेंस फाइनली डिवाइडेड निकेल यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ताकि उसका ज़्यादा एरिया अवेलेबल हो, ज़्यादा एडसॉर्प्शन हो और उसकी वजह से रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है, जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उतना केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनका रेट टेम्परेचर क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन का रेट क्या होगा, उतना ही इंक्रीज होगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का तो हमें घर पे भी पता है कि अगर शुगर को हम रूम टेम्परेचर वाले वाटर में डिज़ोल्व करते तो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती, लेकिन उसी शुगर को अगर हम थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें डालेंगे तो क्या होते हैं, जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है।
इसके साथ और एक क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अगर फॉल्स है तो करेक्ट करना है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनो सिर्फ। ओके, पहला क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? के होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या प्रेडिक्ट करता है? फिजिबिलिटी को प्रेडिक्ट करता है क्या रिएक्शन की? तो ये सेंटेंस फॉल्स है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है? एक्सटेंट बताता है हमें रिएक्शन का, क्योंकि इसे हम क्या लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमें क्या करता है? ये प्रेडिक्ट करता है कि रिएक्शन का एक्सटेंट कितना होगा। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है, थर्मोडायनामिक्स प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स हमारा बाकी है, फिर भी देखो। तो क्या है? ये भी फॉल्स है। थर्मोडायनामिक्स क्या करता है? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताता है। ओके, थर्ड है, केमिकल काइनेटिक्स प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये ट्रू है। केमिकल काइनेटिक्स क्या करता है? रिएक्शन को प्रेडिक्ट करता है। मतलब इक्विलिब्रियम क्या प्रेडिक्ट करेगा? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स क्या प्रेडिक्ट करेगा? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। एंड जो केमिकल काइनेटिक्स आज हम देख रहे हैं वो क्या प्रेडिक्ट करता है? ये प्रेडिक्ट करता है द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ रिएक्शन के रेट के बारे में बात करनी है। तो चलो अभी हमें देखना है केमिकल काइनेटिक्स क्या है। अभी से हम क्या है, हमारा एक्चुअल जो है सिलेबस उसे स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का। तो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो 3 केमिकल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, अभी हमने जैसे देखे। सबसे पहला है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जिसे कौन बताता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है। दूसरा होता है फिजिबिलिटी, उसे थर्मोडायनेमिक्स बताता है। और तीसरा होता है इट्स रेट, मतलब केमिकल रिएक्शन का रेट, जिसे केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। ओके, तो इक्विलिब्रियम हम 11th में पढ़ चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स अभी हमें पढ़ना बाकी है हमारा, और केमिकल काइनेटिक्स तो अभी हम देख रहे हैं। ओके, तो क्या है केमिकल काइनेटिक्स? तो काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है? रेट। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन के रेट की स्टडी करेंगे। रेट जो होगा केमिकल रिएक्शन का, उसके बारे में बात करेंगे। और इस केमिकल रिएक्शन के रेट को जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते, उन फैक्टर के बारे में भी हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। सबके बारे में हमें बात करनी है। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर दोज अफेक्ट देम। ऐसे फैक्टर्स जो रिएक्शन के रेट को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तो अभी हमें पता लगना चाहिए कि एप्लीकेशंस क्या है केमिकल काइनेटिक्स के। तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं इतना सब कुछ? तो क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेस है केमिकल काइनेटिक्स के? तो चलो देखते हैं एप्लीकेशंस। तो 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है केमिकल काइनेटिक्स पे। इस पे कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, राइट द एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो क्या हेल्प है केमिकल काइनेटिक्स की? तो केमिकल काइनेटिक्स क्या करता है? सबसे पहले ये प्रेडिक्ट करता है, मतलब पहले ही बताता है। प्रेडिक्शन मतलब प्रोसेस होने से पहले बोलना। ये प्रेडिक्ट करता है हमें रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द डिफरेंट रीजन्स। तो जो डिफरेंट रीजन्स हो गए उसमें क्या करेगा? हमें रिएक्शन के रेट को क्या करेगा? प्रेडिक्ट करेगा। मतलब कभी आप कैटालिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हो, कभी रिएक्टेंट में से एक को इंक्रीज करोगे, दूसरे को डिक्रीज करोगे, कभी दोनों को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर कम करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे। ये जो अलग अलग रीजन्स होंगे, उस अलग अलग रीजन में भी क्या करता है? ये रिएक्शन के रेट को क्या कर सकता है? प्रेडिक्ट कर सकता है। दूसरा क्या है इसका एप्लीकेशन? इट प्रेडिक्ट हाउ रैपिडली द रिएक्शन अप्रोचेस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? व्हेन ए एंड बी रिएक्ट टुगेदर एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ C+D। बट ऐसी कंडीशन आएगी कि ये C+D वापस क्या होने लगेंगे? ए और बी में कन्वर्ट होने लगेंगे। ओके, मतलब द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। जितना ए बी सी डी में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही सी डी वापस ए बी में जब कन्वर्ट होगा तो ये क्या अप्रोच कर ले, क्या अटेंड कर लेगा? इक्विलिब्रियम। तो ये रेट केमिकल काइनेटिक्स हमें प्रेडिक्ट करता है कि जो रिएक्शन होगा कितना रैपिडली, मतलब कितने फास्ट क्या करता है? इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगा। तो ये भी हमें प्रेडिक्ट करता है। तीसरा है इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है उसके बारे में भी क्या देगा? ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये 3 मेन एप्लीकेशन है केमिकल काइनेटिक्स के। पहला, ये हमें क्या है? रिएक्शन का रेट प्रेडिक्ट करेगा। दूसरा है ये हमें प्रेडिक्ट करेगा कि
जो रिएक्शन है कितने जल्दी क्या है इक्विलिब्रियम को अचीव करेगी, और तीसरा ये हमें रिएक्शन का क्या है केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म तक क्या है बता सकता है। तो ये 3 एप्लीकेशन है केमिकल काइनेटिक्स के। तो चलो अभी हमें रेट ऑफ रिएक्शन को देखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या डिस्क्राइब करता है, जो रेट है रिएक्शन का वो क्या बताता है हमें, वो बताता है कि रिएक्टेंट जो है कितने जल्दी कंज्यूम होंगे, कितनी जल्दी यूज हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, या फिर हमें ये भी बताता है कि कितने जल्दी क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सपोज ए और A+B 2 रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, C+D क्या है 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रिएक्शन का रेट हमें एक तो क्या डिस्क्राइब करेगा कि ये दोनों कितने जल्दी खत्म हो रहे हैं, कब खत्म होंगे, जब ये कम्प्लीटली इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। या फिर हमें ये भी बता सकता है कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गए प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कितनी जल्दी खत्म हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, या फिर प्रोडक्ट कितने जल्दी फॉर्म हो रहा है, ये कौन डिस्क्राइब करता है, ये हमें डिस्क्राइब करता है रेट ऑफ रिएक्शन। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें थोड़ा सा पता चले कि रिएक्टेंट कितने जल्दी खत्म हो जाएंगे या प्रोडक्ट कितने टाइम में फॉर्म होगा। तो जो होगा अप्रॉक्सीमेट टाइम वो कौन प्रेडिक्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है कि कैसे रिएक्टेंट जो होंगे वो कंज्यूम होंगे और कैसे प्रोडक्ट क्या है फॉर्म होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, क्या डेफिनेशन हो सकती है रेट ऑफ रिएक्शन को, ये कैसे बताओगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। क्या है, एक तो क्या होगा जो रिएक्टेंट है उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा डिक्रीज होगा, और इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितने रिएक्टेंट क्या होंगे यूज होंगे उतने प्रोडक्ट क्या होंगे फॉर्म होगी। एक तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतने क्या होंगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक साइज कम होती जाएगी दूसरी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो एक तो क्या है हम क्या कह सकते हैं रिएक्टेंट का डिक्रीज और प्रोडक्ट का इंक्रीज पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो एसआई यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन का, इट इज़ मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। एक एमसीक्यू पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो एसआई यूनिट याद रखना है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो ये क्या होता है इसका एसआई यूनिट है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन में हमें 2 पॉइंट देखने, पहला हमें देखना है एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इस पे क्वेश्चन भी आता है कभी कभी एग्जाम में, और दूसरा हमें देखना है यहाँ पे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। इस पे क्वेश्चन है डिफाइन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दोनों सेम ही है। तो चलो देखते हैं एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन। तो क्या है, द एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। एक तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज ले लो या फिर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज ले लो बाय टाइम इंटरवल। इसे क्या करना है, टाइम इंटरवल से डिवाइड करना है ओवर द चेंज ऑकर। जितना टाइम वो चेंज ऑकर होने में लगा उसे क्या कंसिडर करना है एज अ टाइम इंटरवल। तो इसे हम क्या कहेंगे एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी एक का ही लेना है दोनों का नहीं, एक तो रिएक्टेंट का ले लो या फिर प्रोडक्ट का ले लो, और बाय द टाइम इंटरवल ओवर विच द चेंज ऑकर। तो कैसे लिख सकते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन को, तो जो एवरेज रेट है रिएक्शन का वो क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पे स्पीसीज क्या हो सकता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, दोनों में से कोई भी एक आप क्या है एक स्पीसीज को यूज कर सकते हो, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो इसे इस कन्वर्जन के लिए कितना टाइम लगा वो क्या होगा चेंज इन टाइम। तो इसे हम कह सकते हैं डेल्टा सी, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, टी मीन्स द टाइम इंटरवल। तो ये फॉर्मूला है एवरेज रेट को कैलकुलेट करने का, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं एवरेज रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा
टी, वेयर सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा सी मतलब, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम। तो ये जो होगा रेशियो, इसे क्या कहा जाता है, एवरेज रेट। यहाँ पे जो स्पेसीज है चेंज कॉन्सेंट्रेशन का देखना है, आइदर वो रिएक्टेंट होगा या फिर प्रोडक्ट, दोनों को यूज़ नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को यूज़ करना है। तो चलो देखते हैं एवरेज रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो जो एवरेज रेट होगा उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखते हैं। कैंसर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हाउ इज एवरेज रेट कैलकुलेटेड। तो पहले क्या करते हैं, हम एक सिंपल केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ऐसे कंसिडर करो कि ए क्या हो रहा है, ए रिएक्टेंट है और बी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या हो गया, रिएक्टेंट है ए और बी यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज रेट रिएक्शन का कैलकुलेट कर रहे। तो ये क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, तो देखो क्या होगा अभी, ए कंज्यूम एंड बी प्रोड्यूस। ये जैसे जैसे इसका अमाउंट कम होगा वैसे वैसे इसका अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कंज्यूम हो जाएगा रिएक्टेंट, तभी प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। मतलब ये जितना कम होगा इतना ये इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये तो हमें पता है। एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, जो कंजम्पशन का रेट होगा ए का, वो क्या हो सकता है, ए क्या कंज्यूम हो सकता है, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करना है, अपॉन डेल्टा टी, टाइम इंटरवल होता है। ओके, ये क्या हो गया, एवरेज कंजम्पशन रेट। ये ए कितना कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है, वो क्या होगा, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन द टाइम, उसको कितना टाइम लग रहा है। वैसे हम बी को भी कर सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो सकता है, इज इक्वल टू, बी को प्लस साइन देंगे हम। क्यों प्लस साइन है, इसे माइनस देना है। इसे माइनस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है, ये खत्म होने लगा है। और इसे प्लस साइन कब क्यों देंगे, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज हो रहा है अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे प्लस माइनस साइन को समझ लो। ए क्या हो रहा है, रिएक्टेंट है, ये कंज्यूम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या है, पहले सपोज 5 ग्राम था तो बाद में 1 ग्राम रहा, तो 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये -4। तो ये माइनस मतलब क्या है कि ये ख़त्म हो चुका है। क्या करते हैं हम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, पहले 5 ग्राम लिया था और बाद में आपको 1 ही ग्राम वापस मिल रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, -4। तो इसका माइनस साइन का मीनिंग क्या होगा, इट इज़ कंज्यूम। और ये क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट कंज्यूम ही होगा रिएक्शन में। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो पॉजिटिव साइन से क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। शुरू में ये क्या था, 0 था, बाद में क्या हुआ, 5 बन गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो गया, ये 5 ग्राम बन गया। तो इसका क्या है, साइन पॉजिटिव होगा। तो ए क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, ए ऐसे दिखाओगे, एंड बी का क्या है, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे दिखाओगे, इसे पॉजिटिव साइन से। पॉजिटिव निगेटिव साइन को समझ लो, ये कंजम्पशन की वजह से निगेटिव साइन है, ये प्रोडक्ट्स हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से इसको प्लस साइन है। ओके, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक तो ये क्या हो सकता है, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू है। एक तो ये हो सकता है या फिर एक तो ये हो सकता है। तो ऐसे क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। मतलब इसके लिए 2 फॉर्मूले होंगे, एक तो हम ऊपर का फॉर्मूला लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन द डेल्टा टी। यहाँ पे मैं इसे मिटा देती हूँ। एक तो हम क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। निगेटिव वैल्यू का मीनिंग होगा कि क्या है, ये रिएक्टेंट है, कंज्यूम हो चुका है। पॉजिटिव साइन का मीनिंग है ये क्या है, प्रोडक्ट है और अभी ये प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो एवरेज रेट जो होगा केमिकल रिएक्शन का, ऐसे क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो चलो अभी सेकंड देखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है।
तो आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, हाउ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन। तो इसे कैसे डिटरमाइन करते वो देखते। तो ये जो होगा इसे डिटरमाइन करने के लिए इसका प्रोग्रेस क्या किया जाता है, रिएक्शन का फॉलो किया जाता है। जो प्रोग्रेस हो रहा है रिएक्शन का, धीरे धीरे रिएक्शन तो ऐसे नहीं कि 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, रिएक्शन को तो टाइम लगता है। तो जो रिएक्शन का प्रोग्रेस होता है उसे धीरे धीरे क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। कैसे मेजर किया जाता है, आइदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। अलग अलग टाइम इंटरवल में क्या किया जाएगा, एक तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को क्या है, कंटिन्यू मेजर किया जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, रिएक्शन का प्रोग्रेस पता चलता है। उसे क्या कहोगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब सपोज एक रिएक्शन है जिसे 4 घंटे लगने वाले, जो ए से क्या है बी में कन्वर्ट हो रहा है विदिन 4 आवर्स। तो क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद, मतलब हर आधे घंटे के बाद क्या है, ए का और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। तो इससे हमें क्या है, रिएक्शन का प्रोग्रेस पता चलता है, कितनी रिएक्शन कंप्लीट हुई है, कितनी रिएक्शन बाकी है। ओके, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। तो ये इनको क्या किया जाता है, टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है, ग्राफ प्लॉट करते। तो देखो कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। तो ग्राफ सबको पता है। तो सपोज यहाँ पे ए एक ग्राफ में रिएक्टेंट के लिए ले रही हूँ और एक प्रोडक्ट के लिए ले रही हूँ। तो क्या है, टाइम इंटरवल के साथ क्या करना है इसे। सपोज यहाँ पे T1 क्या है, T1 टाइम है, और यहाँ पे भी क्या है, T1 टाइम है। तो टाइम क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अगर मैंने बताया जैसे कि एक रिएक्शन 4 आवर्स में हो रही थी, तो धीरे धीरे टाइम क्या होने वाला है, इंक्रीज होगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो जब रिएक्शन कैरिड आउट होती है तब रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। तो टाइम इंटरवल के साथ पता चलता है कि ये जो है ये ऐसा कब आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, जो रिएक्टेंट था ए अगर आपका बी में कन्वर्ट होता है, तो ए जितना कंज्यूम होगा उतना बी क्या होगा, फॉर्म होगा। तो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से क्या होने लगेगा, ए क्या है, कंज्यूम होने लगेगा। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ऐसे इंक्रीज होगा प्रोडक्ट का। पहले क्या था, 0 था, धीरे 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 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि ए क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये इस ग्राफ को कहा जाता है द ग्राफ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट को डिटरमाइन करने के लिए ऐसे ग्राफ यूज किए जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द टेंजेंट ड्रॉन द कर्व एट टाइम T1 इट गिव्स द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और यहाँ से ऐसी डॉटेड लाइन नीचे डालेंगे, या फिर यहाँ पे ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और यहाँ से एक डॉटेड लाइन हमें ऐसे यहाँ पे डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा टाइम T1। तो इसे क्या कहा जाता है, टाइम T1 ही। ओके, तो ये जो कर्व है, इन कर्व को अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वहाँ से एक क्या है नीचे प्लॉट करते हैं, तो क्या मिलेगा, हमें टाइम मिलेगा T1। इट गिव्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये T1 क्या है, T1 इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोनों का मिलेगा, हमें रिएक्टेंट का भी मिलेगा और प्रोडक्ट का भी मिलेगा। तो T1 इज द रेट ऑफ रिएक्शन। द स्लोप दैट ऑब्टेन गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन टाइम T1। तो ये स्लोप से जो हमें मिल रहा है इसे हम क्या कहेंगे, T1, और T1 को ही क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, हर टाइम थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद क्या है, रिएक्शन के प्रोग्रेस को क्या है यहाँ पे मेजर किया जाता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का फिर क्या है, ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। एक रिएक्टेंट के लिए ड्रॉ करोगे तो धीरे धीरे वो कम हो रहा है, एक प्रोडक्ट के लिए ड्रॉ करोगे तो धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर क्या है, यहाँ से स्लोप से क्या है, T1 निकलना है, और यहाँ पे T1 को ही क्या कहा जाता है, T1 इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम T1। T1 टाइम में जितना क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो मैथमेटिकली इसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो मैथमेटिकली जब हम डेल्टा यूज़ करते थे तो डेल्टा की जगह पे इसे रिप्लेस किया जाएगा बाय द डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डेल्टा को डेरिवेटिव से क्या है, रिप्लेस किया जाता है। जैसे डी क्या था, हम क्या लिखते थे, डेल्टा C अपॉन
डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टी। तो आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को अच्छे से पता है। तो चलो इसी एक्सप्रेशन को हम यूज़ करते हैं। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। सपोज एक रिएक्शन हो रही है ए से बी, वही रिएक्शन लेते हैं, सिंपल रिएक्शन कि ए क्या हो रहा है बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ए क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो ए के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस, वहाँ पे डेल्टा लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है, ए अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टी। और बी का क्या होगा, बी के लिए बी क्या होगा यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इन टाइम टी। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वैल्यू आएगी, ये होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टी। सिर्फ डेल्टा की जगह पे क्या यूज़ करना है, डेरिवेटिव यूज़ करना है। तो क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी मीन्स डेरिवेटिव अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टी, ऐसा हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, ये प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते। सिर्फ क्या है, दोनों में चेंज क्या है, एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में। एवरेज में हम डेल्टा यूज़ करते थे और इंस्टेंटेनियस में हम क्या है, उसका डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं। तो चलो अभी हम आपको अगर ऐसी एक रिएक्शन दी A+3B फॉर्मेशन ऑफ T2C, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट का हो जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेरिवेटिव ऑफ T, ऐसे हो सकता है, ओके। या फिर ऐसे हो सकता है माइनस 1/3 ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द B अपॉन डेरिवेटिव ऑफ T, या इक्वल टू क्या हो सकता है, +1/2 डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt। तो ऐसे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आता है। जो ये कोएफिशिएंट होंगे, उन कोएफिशिएंट को क्या करना है, 1 अपॉन लेना है, क्योंकि 1 मोल के लिए ये कितने लगे थे, 3 मोल लगे थे। मतलब ये क्या है, ए कितना यूज़ होता है, 1/3 यूज़ होता है। और प्रोडक्ट कितना बनता है यहाँ पे, जब ए 1/3 यूज़ होगा तो सेट 2, मतलब इस प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए ए की कितनी ज़रूरत है, 1/2 की ज़रूरत है। तो ये ऐसे करके लेने, ओके। चलो एक रिएक्शन ही देख लेते हैं, डायरेक्ट ए भी नहीं देखते, रिएक्शन देखते और उसके लिए लिखते हैं कि कैसे आएगा। तो चलो एक रिएक्शन दी यहाँ पे, ट्वाइस N2O गैस इज कन्वर्टेड इनटू 4 NO2 गैस O2 गैस। कहा क्या क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट। तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पे 1/2, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन होता है तो अभी मैं प्लस साइन नहीं लिखूंगी इसके आगे, डेरिवेटिव ऑफ NO2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ T, और क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ O2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ T। तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक्सप्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखना है, जो भी कोएफिशिएंट होंगे उनको क्या करना है, 1/, लेना है। रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन होगा, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन होगा। और एक रिएक्शन देखते हैं, आपके एक्सरसाइज की रिएक्शन है उसे देखते हैं। तो चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ NH3, अमोनिया की फॉर्मेशन की प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस। व्हाट इज रिलेशन अमॉन्ग
डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ T, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ T एंड द डेरिवेटिव ऑफ NH3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ T। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है वो पूछा गया है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा इनका तो इनका जो रिलेशन होगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन से इनका क्या है रिलेशन पता चलता है। कैसे पता चलता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ N2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ T होगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू -1/3 डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ T इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट इसलिए प्लस साइन होगा, 1/2 डेरिवेटिव ऑफ NH3 डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ T। तो इनके बीच में क्या होगा, ये रिलेशन होगा। रिएक्टेंट को माइनस साइन देना भूलना नहीं है। एक बार प्लस साइन नहीं दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिएक्टेंट के माइनस साइन देने, क्योंकि वो कंज्यूम हो रहे, यूज़ हो रहे, उनका कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है और इसका बढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या होगा पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट है। तो इनके बीच में क्या होगा, ये रिलेशन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, इनका रिलेशन ऐसे होगा। इसके 1/3 ये होगा और इसके 1/2 क्या होगा, ये होगा। तो चलो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते। चलो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ N2O5 फॉर फॉर्मेशन ऑफ 4 NO2 गैस एंड O2 गैस इन लिक्विड ब्रोमीन। तो लिक्विड ब्रोमीन में ये प्रोसेस हो रही है। N2O5 डिसअपियर हो रहा है, मतलब पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है एट रेट, कितना रेट दिया है उन्होंने, 0.02 मोल DM³ पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या है दिया हुआ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो ये है माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाय क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ T। उन्होंने इसकी वैल्यू दी है 0.02। मैं अभी यूनिट नहीं लिख रही हूँ, यूनिट यहाँ पे देख लो, मोल पर DM³ पर सेकंड। ओके, ये दिया हुआ है। पूछा क्या है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 फाइंड आउट करना है, कितना है रेट, यही यूनिट के साथ। इसके साथ हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 को भी फाइंड आउट करना है, और साथ में हमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी देखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब फाइनल क्या होगा रिएक्शन का रेट। तो इतनी सारी चीज़ें हमें देखनी। तो चलो हम 1 बाय 1 करते। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, बाय दिस रिएक्शन। तो वो फार्मूला तो हम इजीली लिख सकते हैं, अभी तो हमने लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ N2O5 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 डेरिवेटिव ऑफ NO2 अपॉन dt इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ O2 अपॉन dt। तो ये हम क्या है रिएक्शन से लिख सकते। तो इस रिएक्शन से हमने रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला लिख लिया। इसमें से क्या है, अभी हमें ये फाइंड आउट करना है। पहले हम O2 को फाइंड आउट करेंगे। तो O2 को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल लेंगे। तो इसकी वैल्यू हमें फिर पता है कितनी, 0.02। तो 0.02 इंटू 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमें इसका मिल जाएगा। वो इसके लिए भी वैसे ही करना है। तो देखो थोड़ा सा मैं बोर्ड को ऊपर करती हूँ। तो क्या है, ये फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले देखो, रेट ऑफ O2 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डी ऑफ O2 अपॉन dt। ये सारे इक्वल है, मतलब किसी भी दो को हम इक्वल कर सकते हैं। 1/2 डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt। बट इसकी वैल्यू दी हुई उन्होंने कितनी,
0.02, मतलब -1/2 इंटू 0.02। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो होगा इसकी वैल्यू होगी 0.01, वही यूनिट होगा मोल पर dm³ पर सेकंड। मतलब हमें क्या है, ये वैल्यू मिल चुकी है। ये कितनी मिली, 0.01। ओके, सेकंडली हम क्या कर सकते हैं, हम अभी इसको और इसको इक्वल ले सकते हैं। तो सेकंड हम क्या कर रहे हैं, अभी रेट ऑफ NO2 देख रहे हैं। तो NO2 के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1/4 डेरिवेटिव ऑफ NO2 अपॉन dt इज इक्वल टू -1/2 डेरिवेटिव ऑफ N2O5 डिवाइड बाय dt। तो इसकी वैल्यू वापस पता है हमें, कितनी वैल्यू है इसकी, 1/2 माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेना है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इंटू 0.02। ओके, तो ये कितना बन जाएगा, 0.01। ये 4 उसको आके मल्टीप्लाई करेगा, दिखेगा क्या यहाँ पे लिखूँ क्या। ओके, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ NO2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अभी ये हो जाएगा 1/2 0.02 इंटू 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.04 मोल पर dm³/सेकंड। मतलब ये जो है ये कितना आया, 0.04। ये कितना आया, 0.01। क्यों, इनके बीच में इक्वल का साइन है, तो हम क्या है, किसी भी दो को इक्वल करके क्या है, जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसकी कैलकुलेट कर सकते। तो ओके, ये हमें मिला 0.04 मोल dm³/सेकंड। अभी हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो चलो अभी रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं कैसे निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 d ऑफ N2O5 डिवाइड बाय dt। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू 0. कितना है, 0.2। तो ये कितना होगा, 0.01। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, 0.01 मोल dm³/सेकंड। तो ये होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आया 0.04 मोल dm³/सेकंड। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 आया 0.01 मोल dm³/सेकंड। और रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना आया, 0.01 मोल पर dm³/सेकंड। ये जब हम इक्वल लेते हैं तो इसमें से किसी एक की भी वैल्यू पता हो तो दूसरे की वैल्यू हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते। इसकी वैल्यू के 1/4 क्या होगी, इसकी वैल्यू, इसके वैल्यू के 1/2 क्या होगी, इसकी वैल्यू। तो ऐसे क्या है, हम किसी भी वैल्यू को क्या है, कैलकुलेट कर सकते। ऐसा जो न्यूमेरिकल होगा आपके एग्जाम में आ सकता है फॉर द 4 मार्क्स। चलो सेकंड और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फॉर द रिएक्शन 3I- H2O2- फॉर्मेशन ऑफ I3- 3SO4 कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3। उसका क्या हमें देखना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I- एंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2O8 ये पूछा है। ओवरऑल रेट रिएक्शन भी हमें देखना है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 दिया है 0.022 मोल dm³/सेकंड। तो चलो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो पहले क्या दिया है हमें, यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है किसका, SO4 कितना है वो, 0.022 मोल पर dm³/सेकंड। ओके, क्या क्या पूछा है हमें देखना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3-, इससे कैलकुलेट करना है रेट ऑफ
कंजम्पशन किसका है, I माइनस का देखना है, उसके साथ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2O8 2 माइनस भी देखना है, और इसके साथ हमें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी देखना है। एक वैल्यू दी है और इतने सारे हमें देखने। तो अभी न्यूमेरिकल समझ में आया है तो न्यूमेरिकल को मिटा रही हूँ, ओके, सिर्फ रिएक्शन को रख रही हूँ क्योंकि रिएक्शन से ही हम इसको लिखेंगे। याद रखना है SO2 का कितना दिया है, 0.022। तो चलो ये जो रिएक्शन है इससे क्या लिख सकते हैं हम, इससे हम लिख सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन। लिख सकते, यस हम लिख सकते, -1/3 डेरिवेटिव ऑफ I माइनस अपॉन dt इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ H2O8 2 माइनस अपॉन dt, इसका भी कंजम्पशन होगा, माइनस ही साइन होगा, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ I3 माइनस अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 ऑफ डेरिवेटिव ऑफ SO4 2 माइनस अपॉन dt। इसमें से इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी, 0.022। ओके, बाकी सबकी वैल्यू हमें क्या करने, कैलकुलेट करने। तो मैंने गलती से यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 चाहिए, ओके, तो अभी करेक्ट है। तो इसकी वैल्यू कितनी, 0.022 दी हुई है। तो चलो अभी हम एक एक को कैलकुलेट करते हैं। रिएक्शन से हमें ये तो पता चल चुका है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2 I3 माइनस, इसका क्या आएगा, I3 माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस d I3 माइनस अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, 1/2। मैं भी इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो ये कितना आएगा, 0.11। तो ये बन जाएगा फॉर्मेशन I3 माइनस कितना होगा, 0.011 चाहिए, 011 क्या होगा, इसका यूनिट होगा मोल पर DM³ पर सेकंड, पहला हो गया। दूसरा हमें देखना है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I माइनस, तो क्या है ये, -1/3 di माइनस अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, 0.022। ये इधर क्या था, मल्टीप्लाई डिवाइड था, यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। मैं इसे भी निकाल रही हूँ, यहाँ पे 3 कर रही हूँ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 0.022 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखूँ, क्या, तो ये बन जाएगा 0.033, यूनिट वही रहेगा, मोल पर DM³ पर सेकंड। तीसरा मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ किसका, H2O8 का। देखते क्या है इसका, d ऑफ H2O8 2 माइनस डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 1/2 0.022। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, उतनी आएगी, 0.011 मोल पर DM³ पर सेकंड। तो यहाँ तक समझ में आया है, ये तीनों भी आए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 कितना आया, क्योंकि देखो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं वो समझ लो अच्छे से, क्योंकि इन सब के बीच में इक्वल का साइन है, मतलब आप किसी भी दो वैल्यू को इक्विवेलेंट कर सकते हो। मैंने क्या किया, I3 का निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल किया है। इसमें से इसकी वैल्यू मुझे पता थी तो इसकी पता चल गई, इसका रेट पता चला, ओके। सेकंड टाइप मैंने क्या किया, जो I था इसको और इसे इक्वल लिया, इसकी वैल्यू पता थी उसे पुट किया तो हमें क्या मिला, इसका रेट मिला। थर्ड टाइम हमने क्या किया, इसे और इसे क्या इक्वल किया, क्योंकि सबके बीच में इक्वल साइन है, तो इसकी वैल्यू हमें पता थी तो इसका हमें रेट पता चला। तो ये होंगे इनके रेट। पहले का आएगा ये
दूसरे का आएगा ये और थर्ड का आएगा ये। सबके यूनिट क्या होंगे? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। अभी हमें एक ही कैलकुलेट करना है, हमें ओवरऑल रिएक्शन का रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन का रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन रेट इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे सॉरी 1/2 डेल्टा ऑफ SO4 2 माइनस अपॉन dt। तो 1/2 इसकी वैल्यू कितनी है? 0.022। अगर कैलकुलेट करेंगे तो वापस आएगी 0.011। क्या होगा ये? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये क्या है? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे क्या करना है? कैलकुलेट। तो क्या क्या हमने कैलकुलेट किया देखो एक बार। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस आया 0.011 मोल डीएम क्यूब पर सेकंड। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I माइनस आया 0.033 मोल डीएम क्यूब पर सेकंड। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2OH 2 माइनस आया 0.011 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। और ओवरऑल रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया? 0.011 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये साइन क्यों देने हैं? ये साइन सिर्फ हमें इसलिए देने हैं कि हमें कंजम्पशन और क्या है फॉर्मेशन समझ में आएगा। उन साइन को, पॉजिटिव निगेटिव साइन को कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना है। उनका यूज़ क्या है? सिर्फ वो हमें बताते हैं माइनस से मतलब ये कंज्यूम हुआ, माइनस से मतलब ये कंज्यूम हुआ, प्लस से मतलब ये फॉर्म हुआ, प्लस से मतलब ये फॉर्म हुआ। तो रिएक्शन में जो कंज्यूम होंगे उनको माइनस साइन देते हैं और जो फॉर्म होते हैं उनको पॉजिटिव साइन देते हैं, लेकिन उनको कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना है। तो चलो एक होमवर्क आप लोगों के लिए मैंने 2 सॉल्व करवा के दिए हैं, अभी आप लोग एक खुद से करोगे। ओके, तो देखो क्या है यहाँ पे। अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर। तो रिएक्शन भी दिए 4NH3 गैस, 5O2 गैस, 4NO2 गैस, 6H2O गैस फॉर्म होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस, इसका फॉर्मेशन दिया है कितना है? 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। जो वैल्यू दी होगी वैसे ही यूज़ करनी। वो डीएम क्यूब थी, ये लीटर है, इसलिए थोड़ी सी वैल्यू चेंज दिख रही है, लेकिन वैसे ही सॉल्व किया है जैसे करना है जैसे अभी तक किया है। ओके, तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ अमोनिया। ये जो अमोनिया है, डिसअपेरेंस मतलब कंजम्पशन। डिसअपेयर कब होगा? जब वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? यूज्ड हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? डिसअपेयर मतलब दिखेगा नहीं। तो कंजम्पशन एंड डिसअपेरेंस का मीनिंग क्या होगा? सेम होगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ दिस, एक कैलकुलेट करना है, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इस वाटर का फॉर्मेशन का रेट, मतलब आपको 4 क्वांटिटीज़ नहीं कैलकुलेट करनी, आपको सिर्फ 2 क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। इसका डिसअपेरेंस का रेट और इसके फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, और इसकी वैल्यू दी हुई है। तो क्या करो, अच्छे से क्या है जो हम लिखते हैं अच्छे से वैसे लिख लो। ओवरऑल रेट रिएक्शन का जो होता है उसे इक्वल टू, उसमें से एक की वैल्यू दी है, अच्छे से करो कैलकुलेट। जो भी आंसर होगा मैसेज करो या फिर कमेंट करो। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। वो भी एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। कैलकुलेशन का टॉपिक है, अच्छे से समझ लीजिए, खुद से कैलकुलेशन कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के दिए उसे अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसे भी ट्राई करना है। सो थैंक यू।